नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द जीके गार्जियंस में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत। तो उससे अगली क्लास है ये, उससे अगला टॉपिक भारत का इतिहास में पाषाण काल से ताम्र पाषाण काल तक की जो भी संस्कृति थी, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा टॉपिक है प्रस्तर युग, आदिम मानव। ये हम उस टाइम से पढ़ेंगे जब से आदिम मानव इस जमीन पर था, और उसके बाद से जो भी संस्कृति आगे बढ़ती गई, हमने उन्नति की अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो ये है पाषाण काल या प्राग ऐतिहासिक काल। तो मैं आपको बता दूं कि पहले जो पत्थर युग था, जिसमें मानव पत्थर का प्रयोग करता था, उसको प्राग ऐतिहासिक कालीन युग कहा जाता है, या कि पाषाण काल कहा जाता है। ठीक है, इसके हमको कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, हमको जो भी पाषाण काल था उसके कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। देखिए, ये तीन भागों में बांटा गया है। हमारा जो भी काल था उस टाइम पे तीन भागों में है। एक तो जो भी पाषाण काल था, उसका पहला भाग है पूरा पाषाण काल। ठीक है, ये है 5 लाख से 8 हजार ईसा पूर्व तक। ठीक है, ये हो गया। इसमें भी तीन पार्ट है: निम्न पुरा पाषाण, मध्य पुरा पाषाण और उच्च पुरा पाषाण। ठीक है दोस्तों, तो जो निम्न पुरा पाषाण है उसको लेके चलते हम 5 लाख से 50 हजार ईसा पूर्व तक। ठीक है, 5 लाख से 50 हजार ईसा पूर्व तक। और मध्य पुरा पाषाण में 50 हजार से 40 हजार ईसा पूर्व तक। और उसके बाद में उच्च पुरा पाषाण में 40 हजार से 10 हजार ईसा पूर्व तक। ठीक है दोस्तों, ये होता है हमारा पुरा पाषाण काल। इसके बाद में दूसरे नंबर पे आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में हम देखते हैं कि 9 हजार से 4 हजार ईसा पूर्व तक का समय लिया गया है। ठीक है, और नव पाषाण काल में इसी तरह 4 हजार से 2500 ईसा पूर्व तक का समय निर्धारित किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये हम पढ़ रहे हैं पाषाण काल। आपको पता है पाषाण काल में हमको ये जो ये वाला जो हाईलाइट कर रखा है ना, आप इस पे थोड़ा ज्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि इसके हमको कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए हमको ये जो टाइम पीरियड था ना, जितना भी, आप ये मान के चलिए कि 5 लाख से 8 हजार ईसा पूर्व, और फिर 9 हजार से 4 हजार, और 4 हजार से ढाई ढाई हजार ईसा पूर्व तक। मतलब इस काल के अंदर जो भी कुछ हुआ है, इसके हमको कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिले। हालांकि कोई वस्तुएं मिली हैं, जैसे पत्थर के औजार वगैरह, लेकिन जो लिखित जैसे अभिलेख वगैरह हो गए या सिक्के वगैरह हो गए, इस टाइप के हमको कोई भी चीज नहीं मिली है। ठीक है दोस्तों, अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखिए, हैंड एक्स संस्कृति। ठीक है, हैंड एक्स संस्कृति कहाँ मिली, कैसे मिली और किससे रिलेट करती है, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, इसके उपकरण मद्रास के पास ये जो बादाम दुराई और अतिरम पक्कम, ये जो दो जगह है, ये थोड़ी आपको याद करनी पड़ेंगी, से प्राप्त किए गए। सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रूसकुट ने यहाँ हैंड एक्स की खोज की थी। देखिए, हैंड एक्स का मतलब होता है कि जो एक कुल्हाड़ी होती है, ठीक है दोस्तों, वो कुल्हाड़ी की एक संस्कृति थी। ठीक है, वो कुल्हाड़ी की संस्कृति बोला जाता है हैंड एक्स संस्कृति को। ठीक है, उसके जो सबसे पहले साक्ष्य थे, ये वो कहाँ से प्राप्त हुए, तो आपको बताना है, याद रखना है, मद्रास से प्राप्त हुए हैं, बादमदुराई और अतिरम पक्कम की जगह से। ये जो दो जगह थी, और मिले कब है, 1863 ईस्वी को। किसको मिले हैं, रॉबर्ट ब्रूसकुट को। ठीक है दोस्तों, आपको ये याद रखना पड़ेगा। उसके बाद में ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, कि जो ये क्वेश्चन आएगा कि जो मानव खोपड़ी है, ठीक है, भारत की जो मानव का जीवाश्म है, सबसे पहला मानव जीवाश्म भारत का एकमात्र मानव जीवाश्म है, वो कहाँ से और किस जगह से मिला है, मतलब की। ठीक है, तो आपको याद रखना है, जो मध्य नर्मदा घाटी है, होशंगाबाद में हथनोरा के पास में जगह है, उसके पास से मानव की खोपड़ी मिली है, जो कि भारत का एकमात्र मानव जीवाश्म है। ठीक है, जो मानव जीवाश्म के बारे में अगर हम बात करें, तो भारत में इसके अलावा कोई भी मानव जीवाश्म हमको नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मध्य नर्मदा घाटी के हथनोरा होशंगाबाद से मानव खोपड़ी मिली है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कर लीजिए आप इसको, ये एग्जाम में आने की इसके चांसेस बनते हैं। ठीक है, अब एक नंबर से पढ़ते हैं हम पूरा पाषाण काल, 5 लाख से 8 हजार ईसा पूर्व तक। ठीक है, इसमें भी पहला आता है निम्न पुरा पाषाण। ठीक है दोस्तों, अच्छा, ये आपको थोड़ा
याद रखना पड़ेगा कि जो निम्न पुरापाषाण काल था, ठीक है, जो इस समय में जो मानव रहता था, उसको हमारे या तो पुरातत्वविद कह लीजिए या फिर जो भी विद्वान लोग रहे हैं, उन्होंने उस समय के मानव को एक नाम दिया है जिसे कहा जाता है होमो इरेक्टस। ठीक है, ये एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है वन वन लाइनर में कि भाई जो होमो इरेक्टस था वो कौन से पाषाण काल से रिलेट करता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये जो निम्न पुरापाषाण है, इस समय में जो मानव था उसको कहते हैं होमो इरेक्टस। इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि इसका इस टाइम पे जो भी मेन मेन बातें थी वो आपको बताई जा रही है। जैसे शिकार करना, उस समय का मानव शिकार करता था, पेड़ों के नीचे रहता था, गुफाओं में रहता था। ठीक है, इस काल के उपकरण सोहन नदी घाटी में, सोहन नदी घाटी में मिले हैं, जिसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे इसके मेन मेन स्थल की बात अगर करी जाए तो बोरी, डीडवाना, भीमबेटका, अतिरमपक्कम और नागार्जुन कोंडा। ठीक है, आपको जगह जगह की अगर कंफर्म याद भी नहीं रहे तो आपको ये जगह जरूर याद रखनी है कि ये कौन सी नदी घाटी के पास में पाए गए। ठीक है, जो होमो इरेक्टस मानव था वो कौन सी नदी घाटी के पास में रहता था। ठीक है, तो सोहन नदी घाटी के पास में रहता था। अगर ये इंडिया की बात हो रही है, इंडिया में सोहन नदी घाटी में रहता था, उसके नदी घाटी में, उस नदी घाटी के पास में रहता था। ठीक है, और जगह आपको बता दी है, बोरी, डीडवाना, भीमबेटका, मतलब ये वाला इलाका समझ सकते हैं कुछ राजस्थान और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से टच में होता हुआ ये वाला इलाका। उसके बाद दूसरे नंबर पे चलते हैं हम, मध्यपुरा पाषाण। ठीक है, इस समय के मानव को नियंत्रथल कहते थे। देखिए जो हाईलाइट कर रखा है ना, वो पॉइंट एग्जाम में पूछने का ज्यादा चांसेस है। ठीक है, तो आप उसको तो कंफर्म अच्छे से याद कर ही लीजिए। ठीक है, अच्छा, नियंत्रथल कहलाते थे उस समय के मानव। इस काल में भाषा का आविष्कार हुआ था। देखिए इस काल में जो भी मानव था ना, वो एक दूसरे से मतलब वार्तालाप करने लगा था। ठीक है, एक दूसरे को संकेत से या अपनी भाषा की बोली से समझाने लगा था, दूसरों की बातों को समझने लगा था। ठीक है, जबकि जो निम्न पुरापाषाण काल था, इस टाइम पे भाषा का आविष्कार नहीं हुआ था। जबकि अच्छा, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से काल में भाषा का आविष्कार हुआ था। ठीक है, तो आपको बताना है, याद रखना है कि भाषा का आविष्कार मध्य पुरापाषाण काल में हुआ था। और कौन सा मानव था वो, नियंडरथल मानव था। उस मानव को क्या कहते थे, नियंडरथल। ठीक है, शिकार हेतु साल्क से बने हल्के उपकरणों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, इसलिए इसे फलक संस्कृति भी कहा गया है। ठीक है, अच्छा, इसका स्थल स्थल देख लीजिए, नेवासा, भीमबेटका, डीडवाना और यूपी में बेलन घाटी। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा आपको, क्योंकि आजकल के एग्जाम में क्या है कि एग्जामिनर कहीं से भी पूछ सकता है, कोई भी टॉपिक उठा के किसी भी, तो हमको थोड़ा इतना डीप से पढ़ना पड़ेगा ताकि हम एग्जामिनर को कोई मौका ना दें कि हम उसमें कोई चूक कर पाए। तो इसलिए आपको पहले नंबर पे ये याद करना है कि कौन सा मानव किस पाषाण काल में रहता था। जैसे होमो इरेक्टस रहता था निम्न पुरा पाषाण में, वहीं पे बात करें कि मध्य पुरा पाषाण में रहता था नियंडरथल। ठीक है, उसके बाद में दोनों की थोड़ी संस्कृति भी अलग अलग है। ठीक है, जो सोहन नदी घाटी में रहता था, जो निम्न पुरा पाषाण के काल के समय में मानव, वो तो सोहन नदी घाटी में रहता था। ठीक है, और वो संस्कृति कौन सी कहलाई, सोहन संस्कृति कहलाई। ठीक है, और इसी तरह से मध्यपुरा पाषाण काल में कौन सी संस्कृति का आविष्कार, वो विकास हुआ था, सॉरी, ये फलक संस्कृति का। ठीक है दोस्तों, फलक संस्कृति। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, अभी अभी हम चलते हैं उच्च पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल पे। ठीक है दोस्तों, उच्च पुरा पाषाण काल पे, जी हाँ, ये देखिए, उच्च पुरा पाषाण काल पे चलने, ये इसको मानव को कौन सा मानव कहते थे, होमोसेपियन। देखिए अभी जो हम और आप जो भी मानव हैं, हम होमोसेपियंस ही कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, हम और आप आजकल आज के टाइम पे वर्तमान में जो भी मानव है, हम सब होमोसेपियंस हैं। ठीक है, वो जो होमोसेपियंस था वो भाषा का तो आविष्कार हुआ ही हुआ था उसमें, और वो भी और ज्यादा उससे विकसित हो चुका था। जैसे उपकरणों के जो किनारे थे वो धारदार रखने लग गया था, जैसे ब्लेड, स्क्रैपर लगाना। और इसका स्थल था रेणीगुंटा, सिंहभूम, और एक पत्नी नामक भी कोई जगह है। ठीक है, और यूपी में बेलन घाटी। ठीक है,
ये शायद बड़ा पे आएगा इसमें। ये आप वो वाइफ वाला पत्नी नहीं है, ये पत्नी कोई जगह पे है। ठीक है दोस्तों, रेनीगुंटा, सिंहभूम, पत्नी, और यूपी में बेलन घाटी। ठीक है, इसके बाद में आता है दूसरे नंबर पे मध्यपुरा पाषाण काल, जिसका हमने समय देखा था 9000 से 4000 ईसा पूर्व में। ठीक है, अच्छा, इस टाइम पे धनुष का पहली बार प्रयोग किया गया था, और शवाधान की जानकारी मिलती है। शवाधान मतलब कि जैसे कि मृत्यु के बाद में शवों को या तो दफना देना या फिर जला देना, इस टाइम से उसकी जानकारी मिली थी। और जो धनुष का पहली बार प्रयोग था ना, देखिए 9000 से 4000 ईसा पूर्व के टाइम पीरियड था, जो मध्य पाषाण काल का समय था, उस टाइम पे किया गया था धनुष का प्रयोग। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे चलते हैं। इस टाइम पे मानव इतना विकसित हो चुका था ना, एक तो देखिए, सबसे पहले वो गुफाओं में रहता था, फिर उसके बाद में उसको एक दूसरे से संकेत करने लगा, एक दूसरे की भाषा को समझने लगा, और उसके बाद वो इतना विकसित हो गया, जैसे जैसे धीरे धीरे उच्च पुरापाषाण काल में आया, होमोसेपियंस इस कैटेगरी में आते ही वो उपकरणों के किनारे धारदार रखने लग गया। मतलब उसका जो दिमाग था वो विकसित होने होने लगा था। ठीक है, उसको पता चल गया था कि जैसे उपकरणों के किनारे अगर मैं धारदार रखूंगा तो इससे शिकार आसानी से किया जा सकता है। और उसके बाद में मध्य पाषाण काल का जो 9000 से 4000 ईसा पूर्व तक का जो समय है, इसमें आके उसका दिमाग और ज्यादा विकसित हुआ, जिससे उसने धनुष का प्रयोग करना सीखा। धनुष की भाई, धनुष के प्रयोग से मैं शिकार आसानी से कर सकता हूँ। ठीक है, वो जानवर जानवर पालने लगा। उसके पालतू जानवर कौन कौन थे? भेड़ और बकरी। ठीक है, अच्छा, उपकरण कौन से थे? माइक्रोलिथ माइक्रोलिथ उपकरण कहते हैं, जो सूक्ष्म पत्थरों से बने थे। उस सूक्ष्म पत्थरों को उनके किनारे धारदार करता और उनसे शिकार करता था। ठीक है, उन उन हथियारों को, उन उपकरणों को क्या कहते थे? माइक्रोलिथ। ठीक है, और स्थल की बात की जाए तो वो स्थल कौन कौन से थे मध्य पाषाण काल के समय में? उस मनुष्य के स्थल कौन कौन से थे? तो महदहा, भीमबेटका, सराय नाहरराय और आदमगढ़। सराय, नाहर राय और आदमगढ़, ये मुख्यतः उसके स्थल थे। एमपी में स्थित यूनेस्को का विरासत स्थल, यहाँ सबसे प्राचीन गुफा चित्र मिले हैं। ठीक है, जो उस टाइम पे जो गुफा चित्र थे, ठीक है, जो मानव ने उस टाइम पे कोई गुफा चित्र उकेरे थे या अपने द्वारा बनाए थे, तो सबसे प्राचीन में मिले हैं कहीं पे एमपी में स्थित जो यूनेस्को का विरासत स्थल है, वहां से मिले हैं। भारत की बात की जाए तो एमपी के जो यूनेस्को विरासत स्थल है, वहां से प्राचीन का गुफा का चित्र मिला है, मध्य पाषाण काल के समय का। ठीक है, उसके बाद में और आगे एडवांस में जाते हैं, तो और आगे मानव विकसित हुआ, नवपाषाण युग में आया। ठीक है, उसका समय काल था 4000 से 2500 ईसा पूर्व। ठीक है, 4000 से 2500 ईसा पूर्व। इसमें उसने अपनी जीवन शैली को, अपने रहन सहन को, अपने आसपास के वातावरण को, अपने समाज को और ज्यादा विकसित किया। तो वो झोपड़ी में निवास करने लगा। झोपड़ी का मतलब वो अपने लिए एक आवास निर्मित कर चुका था। ठीक है, वो पक्के मकानों तक नहीं पहुंचा था, लेकिन वो कम से कम उसमें इतनी बुद्धि आ चुकी थी कि वो अपने आप को एक आवास में रहने योग्य बना चुका था। ठीक है, उसने झोपड़ी बनाई और उसमें झोपड़ी में निवास करने लगा। मवेशी पालन, ठीक है, मवेशी पालन, वो जानवरों जानवरों को रखने लगा, पालने लगा। ठीक है, कृषि का विकास हो गया था, गेहूं, जौ, कपास और चावल। ठीक है, आपको ये जो हाईलाइट, ये जो जैसे कि ये जो फसलें हैं, ये आपको पक्का याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर इसी प्रकार के सवाल पूछता है कि जैसे नवपाषाण युग में, हाँ बताइए, कौन सी ऐसी फसल थी जो उगाई जाती थी या उगाई नहीं जाती थी? ठीक है, तो ये इनको आपको ये फसलें याद रखती हैं, तो याद रखनी है, गेहूं, जौ, कपास, चावल। ठीक है, मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करने लग गया था। ठीक है, और जैसे हस्त और चौक निर्मित, ठीक है, हाथ से बनाने वाले, और जो चाक होता है, जैसे कुम्हार का चाक जिसको बोलते हैं, उससे निर्मित बर्तनों को वो बनाने लग गया था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। जैसे इसके उपकरण किस क्या क्या यूज करता था वो? ठीक है, शिकार शिकार कृषि दोनों के लिए धारदार पॉलिश किए गए उपकरण यूज करता था वो। ठीक है, जैसे दराती हो गया, आरी हो गया, सिल हो गया, और खखेजर हो गया, गोफन पत्थर हो गया। ठीक है, उसके स्थल की बात की जाए, ठीक है, तो स्थल उसका मेहरगढ़ हो गया पाकिस्तान में, बुर्ज होम, चिरान, ब्रागिरी, कोल्डी हवा और मास्की। ठीक है दोस्तों, ये
आपको स्थल और उपकरण ये पक्का थोड़ा याद रखने हैं, क्योंकि एग्जामिनर इधर से सीधा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, स्थल में तो आपको 100% याद करना है, क्योंकि इधर से कोई भी अगर एक आपको उठा के दे देगा कि भाई बताइए इनमें से इन चारों में से कौन सा स्थल ऐसा है जिसका संबंध नवपाषाण युग के जो मानव था उससे नहीं है, ठीक है, या फिर कौन सा है जिसका संबंध उससे है, ठीक है, तो आपको एक उसमें से चूज करना पड़ेगा। आप एक बार फिर से देख लीजिए स्थल कौन कौन से हैं। मेहरगढ़, बुर्जहोम, चिरांद, ब्रागिरी, कोल्डी हवा और मास्की। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा इस स्लाइड में हमने देखा है कि जो उच्च पुरापाषाण काल था उसमें मनुष्य को होमो सेपियंस कहा जाता था। ठीक है, और उसने मोस्टली किन किन किस 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 प्रकार के उपकरण को उपयोग किया उसने, वो उस टाइम पे जो धारदार हथियार थे ना, ठीक है, जो धारदार हथियार थे उनका उपयोग करने लग गया था वो। ठीक है, हमको ये याद रखना है। ठीक है, और यूपी में बेलन घाटी और सिंहभूम ये उसकी मेन जगह थी। ठीक है, उसके बाद में उसको जैसे मध्य पाषाण काल आता है तो धनुष धनुष की प्रयोग करने लगा, वो सावधान की जानकारी हो गई और वो भेड़ बकरी पालने लग गया था। ठीक है, उसके बाद में ये जो स्थल हो गया ये आपको याद रखना है। ठीक है, और उसके बाद में जो नवपाषाण काल था इसमें आके वो अति विकसित नहीं कह सकते उसको, एक मतलब प्रॉपर विकसित हो गया था वो झोपड़ी में रहने लग गया था, हस्त और चौक से निर्मित मिट्टी के बर्तन रखने लग गया था, बर्तनों का यूज करने लग गया था। और ये आपको फिर से मैं बता रहा हूँ, ये इस पे स्टार मार्क कर लीजिए, ये जो फसलें हैं फसलें आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, कि इनमें से कौन सी फसल का उपयोग नवपाषाण युग का मानव करता था या नहीं करता था। ठीक है, और ये एक स्थल है, और स्थल और फसलें आपको पक्का याद करनी है। ठीक है दोस्तों, अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखिए, अभी आ जाता है अपना ताम्रपाषाण युग। ठीक है, ताम्रपाषाण युग का टाइम समय समय काल कहां से कहां तक है, 4000 से और 1500 ईसा पूर्व तक माना गया है। देखिए ताम्रपाषाण युग किसको कहते हैं। ठीक है, अगर हम देखें कि ताम्रपाषाण युग क्या होता है, कि भाई ताम्र मतलब तांबा और पाषाण मतलब पत्थर, मतलब ऐसा युग जिसमें तांबे का और पत्थर का दोनों का एक साथ उपयोग किया गया हो उस समय के मानव के द्वारा, तो उसी काल को हम कहते हैं ताम्रपाषाण युग। ठीक है, इसका समय काल हमने बता दिया है कि 4000 से 1500 ईसा पूर्व तक इसका समय काल है। ठीक है, इसके जो इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट है वो हम देख लेते हैं। तांबे और पत्थर का उपयोग एक साथ किया गया। ठीक है, ये पॉइंट हमने क्लियर कर लिया, तांबे और पत्थर का उपयोग किया गया था। उसके बाद में उत्तर गंगा घाटी, ठीक है, जैसे यूपी वाला कुछ एरिया हो गया, गंगा यमुना दोआब ताम्र उपकरण प्राप्त हुए। ठीक है, ताम्र उपकरण कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हमको, उत्तर गंगा घाटी और गंगा यमुना दोआब से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए। मानव द्वारा तांबा 5000 ईसा पूर्व के रूप में पहली धातु थी जिसका प्रयोग किया गया। ठीक है, करीब करीब 5000 इसमें समय लिख रखा है। ठीक है, कि वही तांबा जो मनुष्य के द्वारा उपयोग में ली जाने वाली पहली धातु थी, ये हमको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में फसलें। ठीक है, आप इसको स्टार कर लीजिए, फसलें और जो पशु हैं ये आपसे पूछा जा सकता है कि ताम्र पाषाण युग में, जैसे ऑप्शन दे रखा है कि भाई चारों में से कौन सा जानवर उस समय के मनुष्य के द्वारा नहीं पाला जाता था या फिर पाला जाता था। ठीक है, तो आप याद रखेंगे गाय, बकरी और भैंस, ये जो तीनों जानवर थे ये पालतू पशु थे उस समय के मानव के द्वारा। और फसलों में बात की जाए तो गेहूं, मसूर, बाजरा, रागी, मटर, काला चना और कपास। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर देखिए कंफ्यूज करने के लिए वो कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, वो ताम्रपाषाण युग की जगह पे आपको जो पीछे हमने पढ़ा है कि काल या मध्य पाषाण काल की फसलें या फिर उधर के स्थल, तो उनमें से कोई भी घुमा फिराने के लिए कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जिससे कि, क्योंकि अगर आपने उसको ठीक तरीके से याद नहीं किया या याद नहीं रखा तो आप अपने क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं। ठीक है, तो इधर भी जो स्टार मार्क लगाया है आपको वो तो 100% पूरा करना ही करना है, वो याद करना ही करना है। ठीक है, ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर रखा है आपने। अच्छा, इधर एक और हम बात करते हैं कि जो ताम्रपाषाण काल में जो लोग थे वो शवों को फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में दफना देते थे। ठीक है दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो उस समय के जो मानव थे ना, वो जो लोगों के शवों को फर्श के नीचे ही दफना देते थे। और दिशा कौन सी होती थी, उत्तर
और दक्षिण दिशा, ठीक है, उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाते थे, ये हमको याद रखना है। अच्छा, इधर के स्थल कौन कौन से हैं, ये इंपोर्टेंट है। ये ताम्रपाषाण युग के जो भी हमको अभिलेख, सॉरी अभिलेख नहीं, जो भी हमको उस समय के जो भी उपकरण वगैरह जो भी कुछ प्राप्त हुए हैं, उसके स्थल कौन कौन से हैं, मेन कहाँ कहाँ से हमको प्राप्त हुए हैं। देखिए बलूचिस्तान जो अभी के पाकिस्तान में पड़ता है, ये बलूचिस्तान सभ्यता, मेहरगढ़, कुली, नाल और क्वेटा, ये जो जगह है ये बलूचिस्तान में पड़ती है, यहाँ से हमको उधर के कुछ प्रमाण प्राप्त हुए हैं। उसके बाद से सिंधु, ये इलाका भी पाकिस्तान में पड़ता है, जैसे आमरी सभ्यता, कोट दीजी सभ्यता, ठीक है। ये अपने राजस्थान आ गया। राजस्थान में सोपी सभ्यता, ये कालीबंगा के पास में पड़ता है, सोपी सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर के पास में। और बनास सभ्यता, बनास आहार के पास में। देखिए ये सभ्यता से आप ये समझिए कि उस समय में, क्योंकि देखिए स्थल बहुत बड़ा था, जैसे अपना भारत है वो बहुत बड़ा, जैसे एक बड़ा इलाका है, तो उस समय पे सोपी सभ्यता उस सभ्यता को कहा गया है जो ताम्रपाषाण युग में कालीबंगा जो जगह थी ना, उस समय के आसपास के इलाके में जो भी लोग रहते थे, जिस भी प्रकार से रहते थे, उनकी एक अलग सभ्यता थी, जिसको सोपी सभ्यता के नाम से बोला गया है, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि सोपी सभ्यता किस राज्य से संबंधित है, ठीक है, या किस स्थल से संबंधित है, किस जगह से संबंधित है। तो आपको सोपी सभ्यता के नाम से याद रखना है राजस्थान और कालीबंगा। इसी तरह से राजस्थान में कौन कौन सी और है, गणेश्वर सभ्यता है, ये गणेश्वर नामक जगह पे। और बनास सभ्यता, ठीक है, तो ये आहार नामक जगह से, ठीक है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र में जो अपना ताम्रपाषाण युग था, इधर के बहुत ज्यादा उपकरण प्राप्त हुए हैं और इधर में एक विस्तृत जगह में फैला हुआ था। ये इधर में बात करते हैं तो पश्चिमी महाराष्ट्र में सालवदा सभ्यता, जोरवे सभ्यता, ये जो दायमाबाद, नेवासा और जो इनाम गांव जगह है, आप में से अगर कोई महाराष्ट्र से होगा तो वो इन जगहों को पक्का याद, मतलब उसको पता होगा, जानता होगा। तो इन जगहों में अपनी जोरवे सभ्यता और सालवदा सभ्यता, मतलब ये देखिए एक पर्टिकुलर जगह, मतलब स्थल विशेष से संबंध रखने वाली हर एक सभ्यता को अलग अलग नाम दिया गया है, ठीक है। मतलब कि सालवदा सभ्यता ये कोई एक स्पेशल कोई जगह होगी, उधर के लोग जिस प्रकार से रहते थे, जिस प्रकार की सभ्यता को मतलब फॉलो करते थे, या उनकी उनकी जो भी सभ्यता थी, उसको सालवदा सभ्यता का एक पर्टिकुलर मतलब नाम दे दिया गया, ठीक है। इसी तरह से पूछेगा एग्जामिनर कि भाई जोरवी सभ्यता जो है वो कौन से राज्य से संबंधित है, ठीक है, तो हमको बताना है महाराष्ट्र से, ठीक है। उसके बाद सोने के आभूषण केवल जोरवे संस्कृति में पाए गए हैं। देखिए हमने जो बात की अभी ऊपर ऊपर वाली लाइन में कि भाई जोरवे सभ्यता थी वो पश्चिमी महाराष्ट्र में थी, ठीक है। और यहाँ पे खाली जोरवे ही एक ऐसी सभ्यता है जहाँ पे सोने के आभूषण पाए गए हैं, ठीक है। सोने के आभूषणों का उल्लेख किया गया है, कौन सी सभ्यता के से संबंधित है ये, जोरवे सभ्यता से, ठीक है। नेवासा से पटसन का पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ठीक है। नेवासा, जो नेवासा हमने ये जो जगह देखी थी अभी, ठीक है, नेवासा जगह, ठीक है। तो नेवासा नेवासा जगह से हमको क्या प्राप्त हुआ है, नेवासा जगह से पटसन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ये जो नेवासा जगह है, हमको नेवासा से पटसन के पहले साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके बाद में बात करते हैं, इनाम गांव से कच्ची मिट्टी के मकान व गोलाकार गड्ढे वाले मकान साक्ष्य के रूप में मिले हैं, ठीक है। देखिए हमको जो कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढे वाले मकान के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, इनाम गांव से। और इनाम गांव कहाँ है, हमने पढ़ा था अभी, इनाम गांव है पश्चिम महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये हमको याद रखना है। इसके बाद दायमाबाद से 4 प्रमुख वस्तुएं मिली हैं। रथ चलता हुआ, देखिए रथ मिला है, चलता हुआ मनुष्य मिला है, हाथी मिला है, सांड और गैंडा की आकृति मिली है। ये हमको कहाँ से मिली है, इनाम गांव से, नहीं सॉरी दायमाबाद से, ठीक है। दायमाबाद से हमको क्या क्या मिले, देखिए दायमाबाद वही हमने अभी पढ़ा था ऊपर में कि दायमाबाद है वही अपना पश्चिमी महाराष्ट्र में। और पश्चिमी महाराष्ट्र में दायमाबाद से हमको कौन कौन सी वस्तुएं मिली, जैसे हाथी, सांड, गेंडा क्या करती, चलता हुआ मनुष्य और रथ, ठीक है, ये वस्तुएं हमको मिली है। यह स्थल प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। वहां पे जो प्रवरा नदी है दायमाबाद के पास में, उस नदी के पास में ये स्थल स्थित है, ठीक है। महाराष्ट्र में ताम्रपाषाण काल में चावल, गेहूं, बाजरा, मसूर, उड़द और मूंग की खेती के भी अवशेष मिले हैं हमको, ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है हमको कि जो महाराष्ट्र में जो ताम्रपाषाण काल था उस टाइम पे हमको कौन कौन सी खेती के अवशेष मिले हैं, ये हमको याद रखना है। चावल, गेहूं, बाजरा, मसूर, उड़द और मूंग, ठीक है दोस्तों।
ये आगे चलते हैं। और अगर देखिए, एक तो ये वाला जो हमने अभी देखा है कि चावल बाजरा, देखिए चावल गेहूं बाजरा मसूर उड़द और मूंग, ये हमको याद रखने हैं, महाराष्ट्र से संबंधित रखते हैं। ये सारे संबंध किससे रखते हैं? महाराष्ट्र से। जबकि हमको अगर ये पूछे कि पूरा ताम्रपाषाण युग में मुख्य फसलें कौन कौन सी थी, तो उस टाइम पे हमको ये याद रखने हैं, गेहूं, मसूर, बाजरा, रागी, मटर, काला चना और कपास। ठीक है, इनमें मोस्टली कुछ कॉमन भी है, ठीक है, और कुछ अलग भी है। ठीक है, तो हमको मेनली ये वाला याद रखना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि मेन बात ताम्रपाषाण युग की फसलें ये मानी गई है। ठीक है, अगले चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे आते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश। ठीक है, पश्चिमी मध्य प्रदेश से कौन सी सभ्यता मिलती है हमको? मालवा सभ्यता। ठीक है, ये मालवा सभ्यता, मालवा सभ्यता के जो स्थल है वो है डंगवाड़ा, कायथा और नवादा टोली। ठीक है दोस्तों, जो नवादा टोली स्थल है, नवादा टोली स्थल है, यहाँ से नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, यहाँ से चित्रित काले मृद भांड मिले। अभी अब एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है कि जो चित्रित काले मृद भांड हैं वो हमको कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो ये मालवा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। और कौन सा स्थल था? तो स्थल की बात करें तो ये था नवादा टोली स्थल। ठीक है, नवादा टोली स्थल से हमको चित्रित काले मृद भांड प्राप्त हुए हैं। ठीक, असम की बात करें, असम में भी जो अपनी ताम्रपाषाण सभ्यता थी वो फैली हुई थी। और कौन सी जगह थी वो? दावनचली हेडिंग। ठीक है, जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में एक बुर्ज होम्स की जगह है, ये आप इंपोर्टेंट कर लीजिए। ठीक है, ये यहाँ से क्वेश्चन एक दो बार पूछा गया है कि जो जम्मू कश्मीर का जो बुर्ज होम है, यहाँ से गर्त आवास के प्रमाण मिले। ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चन आया हुआ है कि जो गर्त आवास के प्रमाण थे वो कौन सी जगह से मिले हैं। ठीक है, तो गर्त आवास के प्रमाण हमको बुर्ज होम से मिले हैं। उसके बाद में इसी तरह यूपी उत्तर प्रदेश से आचड़ कर्ड पोल्ट्री सभ्यता मिली है। ठीक है, पोल्ट्री पोल्ट्री सभ्यता मतलब जो कि जैसे कुम्हार टाइप के जो बर्तन वगैरह बनाते हैं और उनको कलर देते हैं। ठीक है, उस टाइप की जो सभ्यता थी वो हमको मिली है अतरंगी खेड़ा, यूपी से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आगे चलते हैं, ताम्रपाषाण जो संस्कृतियां थी। ठीक है, मतलब कि जो भारत के कई हिस्सों में जो ताम्रपाषाण सभ्यता फैली हुई थी, उस सभ्यता को कहाँ कहाँ किस किस संस्कृति का नाम दिया गया है, वो संस्कृति हम देखते हैं। जैसे कि पहले नंबर पे आती है बनास या अहाड़ संस्कृति। ठीक है, इसका इसका समय काल बताया गया है 2500 से 1500 ईसा पूर्व। और इसकी जगह थी राजस्थान का जो उदयपुर का क्षेत्र है वो। अहाड़ मतलब तांबे वाली जगह। ठीक है दोस्तों, जो अहाड़ संस्कृति है उसको बनास संस्कृति भी कहते हैं, और अहाड़ का मतलब होता है तांबे वाली जगह। ठीक है, उसके बाद में आती है कायथा संस्कृति। ये 2450 से लेके 1700 ईस्वी तक है। चंबल की सहायक छोटी नदी काली सिंध। ठीक है, आप इसको थोड़ा याद रखिएगा, क्योंकि जो सीधा पूछ सकता है कि जो कायथा संस्कृति थी वो कौन सी नदी के, मतलब नदी के किनारे स्थित थी या किस नदी के पास स्थित थी? तो हमको चंबल की सहायक जो छोटी नदी काली सिंध है ये याद रखना है, काली सिंध के दाहिने किनारे पर स्थित थी। तांबे पत्थर के औजार, काले लाल मृदभांडों का प्रयोग, चाकू, कुल्हाड़ी, महली कोटा, छेनी, पिन, छड़े आदि कई कीमती पत्थरों की माला प्राप्त हुई है। और मातृ देवी की टेराकोटा की मूर्ति पाई गई है। शवों के साथ उपकरण भी कलश में दफन पाए गए। ठीक है दोस्तों, तो मेनली हमको याद रखना है कि काली सिंध के किनारे स्थित थी। ठीक है, और यहाँ पर टेराकोटा की कुछ मूर्तियां भी पाई गई है। ठीक है दोस्तों, ये हो गई कायथा संस्कृति हमारी। उसके बाद में अब आती है तीसरे नंबर पे सालवदा संस्कृति। ठीक है, ये महाराष्ट्र का धूलिया क्षेत्र में, प्रभास संस्कृति गुजरात के तटीय क्षेत्र में, मालवा संस्कृति नर्मदा नदी, रंगपुर संस्कृति गुजरात का तटीय क्षेत्र, जोरवी संस्कृति महाराष्ट्र का दायमाबाद व इनाम गांव क्षेत्र। देखिए अब मैं आपको इंपोर्टेंट बता देता हूँ इनमें से, जो आपको 100% याद करनी ही करनी है। ठीक है, एक तो इनमें से बनास संस्कृति आपको याद करनी है। उसके बाद में एक कायथा संस्कृति हो गई, और इसमें आप एक जोरवे संस्कृति को याद रखिए। ठीक है, इन दोनों का आप थोड़ा टाइम पीरियड भी याद कर लें तो ठीक रहेगा। बाकियों का खाली आप अगर इतना याद रखेंगे कि ये किस
स्थान से संबंध रखती है, जैसे जोरवे संस्कृति हमारा महाराष्ट्र दायमा बाद में इनाम गांव क्षेत्र से संबंध रखती है, तो इतना सफिशियंट है आपके लिए। और बाकी पहला और दूसरा ये आपको पक्का याद करना ही करना है। देखिए सारे अगर याद कर सकते हैं तो सबसे बढ़िया है, इसमें कोई रिस्क वाली बात है ही नहीं फिर तो। ठीक है, अगर फिर भी अगर आप अगर सारे याद नहीं हो पाते हैं तो पहले दूसरा और ये 7वें नंबर की संस्कृति 100% याद करनी ही करनी है आपको। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे अब हमारा शुरू होता है लोह युग। ठीक है, लोह युग मनुष्य ने 2000 ईस्वी के आसपास प्रयोग सीखा, परंतु सीमित समुदाय में। देखिए अभी हमने पढ़ा था कि मानव के द्वारा जो सबसे पहले धातु का उपयोग किया गया था वो धातु थी, हमने पढ़ा था तांबा। ठीक है, हमने पढ़ी थी सबसे पहले मनुष्य के द्वारा उपयोग की गई धातु तांबा थी। और इसके बाद में जो लोहा का नंबर आता है तांबे के बाद में आता है। ठीक है, ये हमको याद रखना है। और ये करीब करीब 2000 ईसा पूर्व के आसपास आता है। ठीक है, जबकि तांबे का हमने देखा था कि करीब 5000 ईसा पूर्व के आसपास ही तांबे का यूज मनुष्य ने कुछ कुछ जगह पे कर लिया है। ठीक है, तो एशिया माइनर जिसको तुर्की कहा जाता है। ठीक है, तुर्की वर्तमान के जो तुर्की थी उसकी एक हित्ती जाति थी, उसने लौह निर्माण की तकनीक खोजी थी उस समय में। ठीक है, तो ये थोड़ा याद रखिएगा कि जो एशिया माइनर की जो तुर्की जाति थी, ठीक है, उसने ही लौह निर्माण की तकनीक खोजी थी। और जो लौह की ढलाई थी वो करीब 1400 ईसा पूर्व में होनी शुरू हुई थी। लौह की ढलाई से मतलब है कि जो लोह को जैसे लोह जैसे भी जिस भी अवस्था में हमको मिला उसको ढाल के उससे हथियार बनाना, या फिर उससे हमारे घर के जो भी कामकाज में आने वाले वस्तुएं बनाना, ठीक है, इसको ढाल करके, तो उसको उपयोग होना शुरू हुआ था करीब 1400 ईसा पूर्व के आसपास में। ठीक है, व्हीलर जो एक विद्वान थे, व्हीलर के अनुसार भारत में लोह युग 1000 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ था, ईरान के हाखामनी शासकों के द्वारा। ठीक है, ये थोड़ा याद रखिएगा कि जो व्हीलर है, व्हीलर ने बताया है कि जो भारत में लोह युग है ना वो किस समय के आसपास से शुरू हुआ था, 1000 ईसा पूर्व के आसपास। और किन के द्वारा, ईरान के हखामनी शासकों के द्वारा। ठीक है, सॉरी, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ये वाला स्टार मार्क का याद रखना है। भारत में लोहे के साक्ष्य लगभग 1000 ईसा पूर्व अतरंजी खेड़ा एटा यूपी से प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है कि भारत में जो लोहे के साक्ष्य वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, 1000 ईसा पूर्व में अतरंजी खेड़ा एटा यूपी से प्राप्त हुए हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लोह युग में आपको ये पक्का याद रखना। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। हमने थ्योरी को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा है, सारे टॉपिक हमने कवर किए हैं। ठीक है, देखिए इस जो टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन वगैरह बन सकते हैं वो हमने लिए हैं, और पूरे टॉपिक को हमने विस्तार से समझा है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमने एक एक टॉपिक को अच्छे से विस्तार से समझा है, इसलिए हम अब क्वेश्चन आंसर का सेट लगाएंगे, जिससे हमारी जो तैयारी है वो मतलब उसमें कोई कमी नहीं रहे, और कंप्लीट पूर्ण रूप से हम तैयार रहें एग्जाम के लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन चलता है, ताम्र पाषाणिक संस्कृति किसे कहते हैं। ठीक है, तो हमने बताया था जैसे ऑप्शन ए है, तांबे और पत्थर के औजार का प्रयोग जिस युग में एक साथ हुआ है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। देखिए हमने शुरू में बताया था कि तांबा और पत्थर दोनों का एक साथ यूज हुआ था किसमें, ताम्र पाषाणिक संस्कृति में, और वही क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके बाद में हम चलते हैं, ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां कहाँ कहाँ पाई गई। देखिए दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में भी पाई गई है, सही बात है। मध्य प्रदेश में भी पाई गई थी, बिल्कुल सही बात है। महाराष्ट्र और पूर्वी भारत में भी पाई गई थी, बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये सभी जगह पे पाई गई है। ठीक है दोस्तों, अभी चलते हैं, ताम्र पाषाणिक बस्तियों की सबसे व्यापक खुदाई कहाँ पे हुई है। ठीक है, तो हमको पता है ताम्र पाषाणिक संस्कृति, देखिए हमने, एक सेकंड आपको दिखा देता हूं मैं। देखिए ये जो पश्चिमी महाराष्ट्र था अपना, पश्चिमी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जगह मिली है हमको, और इधर में ही सबसे ज्यादा, सीधी सी बात है, सबसे ज्यादा खुदाई वगैरह इधर ही हुई होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सही हो जाएगा महाराष्ट्र में। ठीक है, सी, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र सही हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं, देखिए 4 नंबर है, ताम्र पाषाणिक काल के लोगों ने पत्थर के जिन छोटे औजारों का प्रयोग किया वे क्या कहलाते हैं, प्रस्तर के फलक, दक्षिणिया,
कुल्हाड़ी या खुरचनिया। ठीक है, आपको बताना है क्योंकि हमने पढ़ा था। इसका आंसर सही होगा प्रस्तर के फलक, वो फलक कहलाते थे। ठीक है, इसके बाद में चलता है पांचवें क्वेश्चन पे। ताम्र पाषाण काल में निम्नलिखित में से कौन सा पशु पालतू नहीं था। ठीक है दोस्तों, देखिए ये क्वेश्चन आ गया है और ये सारे हम या तो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन लिए हमने, या फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो लिए हैं। ठीक है, तो हमने कहा था कि आपको याद रखना है। तो कौन कौन सा पालतू पशु था ताम्र पाषाण काल में। देखिए गाय पाली जाती थी, भैंस भी, बकरी भी, लेकिन गधा नहीं पाला जाता था। ठीक, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा, ये पालतू पशु नहीं था। ठीक है, छठा क्वेश्चन है। ताम्रपाषाण काल में चावल, गेहूं, बाजरा, मसूर, उड़द तथा मूंग की खेती की जाती थी। इन सब के अवशेष किस राज्य में मिले। ठीक है दोस्तों, तो हमने पढ़ा था इस सब के अवशेष महाराष्ट्र में मिले। ठीक है, आगे चलते हैं। ताम्रपाषाण काल में लोग कपड़ा तैयार करते थे। ठीक है, तो इसके अवशेष कहाँ से मिले हैं। देखिए दोस्तों, इसको भी हमको याद रखना है, कपड़े के अवशेष भी हमको महाराष्ट्र से मिले हैं। देखिए मोस्टली जो ताम्रपाषाण काल में जो जो भी सभ्यता और सबसे अगर बड़ा स्थल की बात की जाए तो हमको वो महाराष्ट्र से मिला है। ठीक है, तो मोस्टली इसका आंसर महाराष्ट्र देने की कोशिश की जाएगी। तो अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है और क्वेश्चन का बिल्कुल आइडिया नहीं है तो आप महाराष्ट्र के साथ जा सकते हैं, लेकिन अगर आपने जैसे पढ़ा है तो वो सबसे बढ़िया बात है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। ताम्रपाषाण काल के लोगों के शव क्या किया जाता था उनके साथ। देखिए ऑप्शन अगर ए की बात करें तो उनको उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाते थे। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। जला देते थे, नहीं ये हमने नहीं पढ़ा, जलाना दफनाना नहीं पढ़ा और फेंकना भी नहीं पढ़ा। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था। मनुष्य ने सर्वप्रथम कौन सी धातु का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इसका तांबे का उपयोग किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर किस ताम्र पाषाण संस्कृति का विकास हुआ था। ठीक है, तो ये हमने देखा था। तो ऑप्शन 10 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा। देखिए मालवा संस्कृति वहां पे थी, बिल्कुल सही है, मालवा संस्कृति थी एमपी में। कायता संस्कृति भी थी। ठीक है, तो इस तरह से दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही आ जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 है। निम्न में से किस संस्कृति को बनास संस्कृति कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था, ये राजस्थान की संस्कृति है। और बनास संस्कृति किसे कहा जाता है, आहार संस्कृति को ही बनास संस्कृति भी कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 है। तांबे के साथ साथ पत्थर के उपकरण के साक्ष्य अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। ठीक है, पत्थर के साथ साथ, देखिए तांबे के साथ साथ पत्थर के उपकरण के साक्ष्य प्लस में अग्निकुंड के साक्ष्य, ये सारे साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा गिलुंड राजस्थान। ये थोड़ा आप याद रखिएगा, ये इंपोर्टेंट सवाल है। अग्निकुंड के साक्ष्य और तांबे के साथ साथ पत्थर के उपकरण के साक्ष्य, ये हमको गिलुंड राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। मालवा संस्कृति की विशेषता क्या थी। ठीक है, मालवा संस्कृति की विशेषता थी उच्च कोटि के मृत भांडों के साक्ष्य। जी हाँ, ये भी वहां से मिले हैं। चरखा तकली के साक्ष्य। जी हाँ, वसभ पूजा के साक्ष्य। इसलिए तीनों सही है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा कि जो मालवा संस्कृति थी ये एमपी में पड़ती है। ठीक है, मालवा संस्कृति कहाँ की है, एमपी में, और वहां से हमको ये तीनों साक्ष्य मिले हैं। आगे चलते हैं। कायथा संस्कृति किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये हमने पढ़ा था। ये जो काली सिंध नदी है, ठीक है, चंबल की एक सब्सिडरी है, ये चंबल की सहायक नदी है। ठीक है, ये इसी के किनारे कायथा संस्कृति थी। ठीक है, आगे चलते हैं। नवपाषाण काल में कौन सी फसल नहीं उगाई जाती थी। ठीक है, तो हमने देखा था नवपाषाण काल में चावल उगाए जाते थे, गेहूं भी, कपास भी, लेकिन बाजरा नहीं उगाया जाता था। ठीक है, तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलते हैं। किस समय के मानव नियंडरथल कहलाते थे। ठीक है, देखिए हमने शुरू में पढ़ा था कि होमोसेपियंस, नियंडरथल, ये एक टाइम पीरियड के मानव को स्पेसिफिक नाम दे दिया गया। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन से समय के मानव थे जिनको नियंडरथल कहते थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्यपुरा पाषाण। मध्यपुरा पाषाण का मध्यपुरा पाषाण काल के जो मानव थे उनको नियंडरथल कहते थे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारा ये सीजन यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है,
बस आपसे एक एक मिनट लेंगे, थोड़ा थोड़ा आप देख सकते हैं। देखिए, आपने पहली क्लास ली होगी हमारी, और ये आज हमारी दूसरी क्लास थी। देखिए दोस्तों, हम हर एक क्लास में अपना टॉपिक वाइज लेके चलते हैं। हर एक टॉपिक लेते हैं पहले, उस टॉपिक को पूरे से अच्छे से नोट्स के फॉर्म में हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, उसको अच्छे से समझाते हैं। उसके बाद उसका जो क्वेश्चन आंसर सेट होता है वो कराते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरी क्लास में, इसी प्रकार से तीसरी क्लास होगी अपनी आगे वाली, इससे जो नेक्स्ट में जो भी क्लास आएगी, ठीक है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आपको इतनी अच्छी फॉर्म में नोट्स तैयार प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आंसर का सेट किया जा रहा है। देखिए, जो भी टॉपिक होता है वो दो ही तरह से हम उसको बेटर वे में पढ़ सकते हैं। पहले हम उसकी जो थ्योरी होगी, ठीक है, उसको थ्योरी को अच्छे से पढ़ें, और उसके बाद में उसको क्वेश्चन आंसर का सेट लगाएं, ठीक है। अगर ये हमने दोनों अच्छे से किए हैं ना, फिर आगे जाके वो हमारा टॉपिक एक हमारा मतलब स्ट्रॉन्ग पार्ट बन जाता है, ठीक है। और अगर हम इसको जैसे टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहेंगे, ठीक है, तो हम इसको जैसे जो एग्जाम का टाइम होगा, उस टाइम पे हम इसको टाइम से अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो बस इतना ही था। तो आपसे थोड़ी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चैनल को शेयर शेयर कीजिए वीडियोस को, ठीक है। और अगर आपके जो भी आपको लगता है कि वीडियो में ये इस चीज की कमी है, या फिर कोई चीज प्लस करनी चाहिए, कोई चीज माइनस करनी चाहिए, तो आप हमको बेझिझक बता सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपना जो कीमती सुझाव है वो दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और हमें ऐसी सपोर्ट करते रहिए, जिससे कि हम आपके लिए ऐसी